हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ्स इजी। अपन शायद पिछली क्लास में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड तक खत्म कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं अपन, आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा वैसे आई थिंक, VSEPR थ्योरी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज अपन इसको देखने वाले हैं। थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के बाद मैंने चेंज किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद पहले फैक्टर्स आता है, लेकिन पहले ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है VSEPR थ्योरी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात, कोई भी थ्योरी जब आती है तो उसकी नीड क्या होती है? उसकी नीड क्या होती है? क्योंकि जब तक आप नीड की बात करेंगे, अगर आपको नीड नहीं पता है तो आप उसका ये नहीं देख पाएंगे कि उससे अपन को यूज क्या होने वाला है और वो अपन किस लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जरूरी है कि नीड क्या होती है। नीड ये है कि अभी तक जब हमने पहले पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी। क्या हो रही थी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के पास आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हाइड्रोजन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? मीथेन का। किसका है? मीथेन का। इसको अपन कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं इनको अपन? लुईस स्ट्रक्चर्स। सर, जब स्ट्रक्चर अपन पहले पढ़ ही चुके हैं तो फिर अब अपन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों देखने वाले हैं? सर, उसको लिख तो दिया है लुईस स्ट्रक्चर, लेकिन वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं होता है। लुईस सिर्फ ये बताता था कि भाई कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। कौन सी बॉन्डिंग हो गई? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग हो गई है सर? कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरी बात कि यहां पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक और दिखा दूं, जैसे कि अमोनिया को आप जानते हो, इस तरीके से बनता है। एक उसके पास ये जो दिख रहे हैं 2, इनको अपन कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया अभी, ये भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में आप मीथेन का जब स्ट्रक्चर देखते हो तो वो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है सर? टेट्राहेड्रल। वो कौन बताता है? VSEPR। यहां तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या लुईस के स्ट्रक्चर्स, उनने अभी भी एक्यूरेट क्या नहीं बताया आपको? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल कौन बताएगा? वेस्पर थ्योरी, जिसको अपन VSEPR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, VSEPR थ्योरी का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। V फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसे IUPAC होता है ना, वैसे ये होता है। क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो अपन यहां पर देखने वाले हैं। इसको देने वाले 2 भाई थे, एक का नाम था सेडविक और एक का नाम था पवेल। लेकिन वो अपन के काम का नहीं है कि किसने दिया, कब दिया, शायद 90s 40s में दिया था, लेकिन वो अपन के काम का नहीं। अपन को बस इतना याद रखना है, वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म। वेस्पर थ्योरी क्यों आई है? क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स नहीं पता है, तो आज हमें स्ट्रक्चर्स देखने। तो स्ट्रक्चर्स के लिए हमें सिंपल सी बात है, कोई ना कोई थ्योरी तो चाहिए थी, तो हमने निकाल के लाए वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी, या इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहां तक बात क्लियर? अब अपन इसके पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं। जैसे क्या होता है ना, कोई भी थ्योरी अगर मार्केट में आती है, तो जब थ्योरी मार्केट में आएगी तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे पोस्टुलेट्स जिसको कहते हैं। जैसे आपको स्कूल में डायरी नहीं मिलती थी तो उसमें कुछ नियम कानून लिखे होते थे, 7 बजे पहुंचना है, 7:15 पे प्रेयर होनी है, 7:30 पे PT होनी है। लेकिन फिर आप लोग जानते हो सब 7:30 के बाद ही पहुंचते, तो सब लेत लतीफ इंसान है। तो कहने का मतलब यही है, इसने भी कुछ नियम कानून दिए होंगे, जो नियम कानून अपन को आज देखने हैं कि क्या नियम कानून ये दिए हुए हैं। चलिए, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रब करके मैं एक एक पोस्टुलेट्स बताता हूं, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स पे बात करनी थी। पहला पोस्टुलेट्स, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। अब कहना क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा
उसका पहले सेंट्रल एटम पकड़ लीजिए। कौन सा एटम पकड़ लीजिए? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कितना होता है? 2,4, मतलब आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। बना दीजिए। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, इसका जो शेप होगा, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर आप मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन क्या होता है? 7, 2,5, मतलब कितने हैं इसके पास? 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी। मतलब ज्योमेट्री डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। मतलब अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी, जो अपन को देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा पॉइंट है पहला वाला। दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल टेंड्स टू रिपेल ईच अदर। ये कहना चाह रहा है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो भैया एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे? क्योंकि अपन ने पढ़ा है जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। तो ये इसको भगा रहा होगा, ये इसको भगा रहा होगा। यही लिखा हुआ है यहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल टेंड्स टू रिपेल ईच अदर। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, पहले ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इसके बाद अपन थर्ड पोस्टुलेट्स पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इससे हमारा बहुत आगे की चीजें होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर थर्ड पोस्टुलेट्स पे आते हैं। चलिए अब आते हैं अपन थर्ड वाले की तरफ। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोलता है वो देखने वाले। दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन tends to occupy such position in space that minimize repulsion। वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में क्या कम हो जाए? रिपल्शन। उस रिपल्शन को कम करने के लिए वो अपने बीच में किसको बढ़ा लेंगे? डिस्टेंस को। किसको बढ़ा लेंगे? डिस्टेंस को। ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो गई ना? हाँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी है। मैंने अभी आपसे पीटी का एक वर्ड यूज किया था, तो वो थोड़ा आज मैं देखने वाला हूं। देखिए जरा, पीटी वगैरह सबने करी होगी, तो आज थोड़ा पीटी हो जाए। पीटी की पहली स्टेप क्या होती थी? यही होती थी ना। अब जरा समझिए, देखिए इसमें भी रेड दिख रहा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ये भी रेड दिख रहा है, इसको भी क्या मान लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम अगल बगल में है। क्या दोनों पे रिपल्शन हो रहा होगा? हो रहा होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन से हम जानते हैं सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो जैसे ही इन पे रिपल्शन हो रहा होगा, ये हाथ पीछे जाने की कोशिश करेगा। कहां जाने की कोशिश करेगा? पीछे की तरफ। देखिए पीछे की तरफ जाने की कोशिश करने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन अब ये जैसे पीछे जा रहा होगा, तो मैंने आपको ये बोला कि ये पीछे ना जाए। पीछे कोई खड़ा हो गया एक डंडी लेके मेरे, कहता है सर अगर ये हाथ पीछे हो गया ना तो सोच लेना। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं? मैंने कहा पूरी जान से टाइट पकड़ के रखूं। टाइट पकड़ के रखूं, फिर भी पीछे जा रहा है। मैंने कहा और टाइट। मतलब मैं जब रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो मैंने क्या करा? सिंपल सा काम किया, मैंने अपने पैरों की एनर्जी भी हाथ में ले ली, दिमाग की एनर्जी भी कहां ले ली? हाथ में। मतलब मेरे हाथ में सारी एनर्जी आ गई बॉडी की। क्यों? क्योंकि अभी पैर को काम नहीं करने, काम किसको करने? हाथ को। हाथ का बस इतना सा काम है कि हाथ पीछे नहीं जाना चाहिए। कहां नहीं जाना चाहिए? पीछे। तो पूरे फोकस में मैं हाथ में पूरी एनर्जी है कि हाथ बस कहां ना जाए? पीछे। क्योंकि यहां पर रिपल्शन कैसा था? ज्यादा। तो मेरे को एनर्जी भी कैसी करनी पड़ी? ज्यादा। क्या मजा आ रहा है? नहीं। मैं तो सोच रहा हूं कब इसको फेंकूं और पीछे वाले को मैं ही पेल दूं जो मेरे को पेलने खड़ा था। तो पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी भी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मतलब स्टेबिलिटी कैसी है? कम। कैसी है? कम। तो मतलब ये होता है कि अगर रिपल्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। सिंपल सा लॉजिक है बस ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपका सब काम हो जाएगा। एक बात याद रखना, हर मॉलिक्यूल चाहता है कि उसके अंदर रिपल्शन कम हो, क्योंकि रिपल्शन अगर कम हो जाएगा तो एनर्जी भी कम और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत जरूरी है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको एक और बात समझते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब मैंने अपने हाथों को इस पोजीशन पे ले गया, यहां दिख रहा है, एक इधर साइड पे और एक इधर साइड पे। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब जरा पॉइंट देखिए, ये मैंने इधर पे ले लिए दोनों को। अब इनके बीच में अभी रिपल्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैक्सिमम दूरी पे आ गए। कहां पर आ गए? मैक्सिमम दूरी पे।
पहले यहां पर थे, यहां पर कौन सा एंगल था, बहुत कम एंगल, मतलब जिसको बोलेंगे जीरो एंगल। अब इधर पे कौन सा एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो अभी रिपल्शन क्या ज्यादा होगा, नहीं होगा। अब रिपल्शन सबसे कम है, तो क्या मेरे को कोई टेंशन है, नहीं, मेरी बॉडी भी एकदम क्या बोलते हैं लो एनर्जी पे, कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया हिल डोल रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभी मेरे को स्टेबल हूं क्या, नहीं, हाँ स्टेबल हूं ना भाई, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं लग रही, कोई रिपल्शन नहीं है, तो बढ़िया तरीके से हाथ वाथ हिला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे ही मैं दूर गया तो क्या हुआ, रिपल्शन कम, एनर्जी भी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आई? सारा खेल रिपल्शन का है और स्टेबिलिटी का है। अगर रिपल्शन कम होता है, देखिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर रिपल्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये इसने कहा है, वहां पर रिपल्शन कैसा होना चाहिए, मिनिमाइज। और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक ही तरीका है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, डिस्टेंस बढ़ा दो। यहां तक बात समझ में आई? ये अपना तीसरा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। अब फोर्थ पॉइंट जो है, जो अभी आने वाला है, उसको भी मैं यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या बोलना चाह रहा हूं जरा समझना। अभी जब मेरे हाथ आगे थे, जब रिपल्शन ज्यादा था, एंगल कितना था, दोनों हाथ के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना था, 0 डिग्री। और रिपल्शन कैसा था, बहुत ज्यादा। तो ये फोर्थ पॉइंट है, जब 0 डिग्री था तो रिपल्शन कैसा था आपका, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैंने क्या करा, दोनों हाथ को इधर ले गया, एंगल कितना हो गया, मैक्सिमम एंगल है मेरी बॉडी का, कितना है, 180 डिग्री। कितना है, और इस टाइम पे रिपल्शन कैसा हो गया, कम। तो देखिए, जब ये एंगल कम था तो रिपल्शन ज्यादा, एंगल बढ़ा तो रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, आपको पता है, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एंगल और रिपल्शन कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एंगल बढ़ा देंगे, रिपल्शन कम हो जाएगा, एंगल कम कर देंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा। ये चीज होती है। तो यही फोर्थ पॉइंट रहेगा। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर फोर्थ पॉइंट में आपको बताता हूं, जल्दी फटाफट जल्दी। चलिए, तो अपन बात करते हैं फोर्थ वाले के ऊपर। वैसे तो मैंने आपको फोर्थ एक्सप्लेन कर दिया। मैंने क्या बोला, जो बॉन्ड एंगल होता है, कौन होता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपने किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, रिपल्शन के। किसके, रिपल्शन के। वहां पर लिखवाया ना मैंने, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। उस वाले पे पेज पे था जो मैंने रब कर दिया। देखिए, एज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, अगर एंगल कम करोगे रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन को कम करोगे एंगल क्या हो जाएगा, अगर रिपल्शन को कम करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला वाला बढ़ेगा। तो ये चीज हो जाती है यहां पे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट वाला, लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर दो वर्ड दिखेंगे आपको, एक दिखेगा लोन पेयर, एक दिखेगा आपको बॉन्ड पेयर। जिसने भाई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको दोनों वर्ड क्लियर होंगे, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग, जब मैं अभी लुइस वाली बात कर रहा था ना, तब मैंने बताया भी था। एक मिनट बस, मैं आपको यहीं बता दूंगा, एक मिनट ओके, एक बार और, लेकिन बार बार रिपीट नहीं करूंगा अगर आगे कभी आएगा तो। चलिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये स्ट्रक्चर बताया था, अगर याद हो तो, मीथेन का। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना बेटा, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसी को अपन कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं उनको अपन नाम देते हैं बॉन्ड पेयर। लेकिन आइए थोड़ा अमोनिया के पास आइए, ये तो ये तीनों तो बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। लेकिन ये जो रखा है, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, कामचोर आदमी ही है, लेकिन उसकी सेविंग्स भी है, उसी को अपन क्या कहते हैं, लोन पेयर। क्या कहते हैं बेटा, लोन पेयर। ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसा समझो, कोई जैसे एक घर है, उसमें एक कामचोर आदमी है। कामचोर आदमी मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, सिर्फ दिन भर पड़ा रहता है, कोई काम धंधा करने नहीं जाता, उसको अपन बोलते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं उसको, लोन पेयर। अब अगर मान लो एक घर में ऐसे दो लोग हो जाए, बिल्कुल काम नहीं करेंगे भाई, है ना, काम तो करेंगे नहीं, बल्कि ये बोलेंगे तू कर दे तू कर दे, लेकिन दोनों एक जैसे तो कोई भी काम नहीं करेगा, दिन भर लड़ाई चलेगी। लड़ाई मतलब रिपल्शन, याद रखिए, लड़ाई मतलब रिपल्शन। लड़ाई करके आप दूर जाते हो मतलब आप रिपल्शन करके दूर जा रहे हो।
अगर लव अफेक्शन है तो फिर वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन। बॉन्ड अगर अच्छा है तो अट्रैक्शन ही होगा, और बॉन्ड अगर बेकार है तो भाई पक्का रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, अगर दो लोन पेयर हैं तो दोनों कोई काम धंधे नहीं करते, दोनों से बैठे हुए हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। देखिए सबसे ज्यादा रिपल्शन किस किस के बीच में होता है, लोन पेयर, लोन पेयर। फिर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, ये तो वही निखट्टू आदमी जो कोई काम नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये वाला बॉन्ड पेयर, ये काम वाला आदमी है। अब ऐसा है कि एक लोन पेयर था जो दिन भर से बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, बॉन्ड पेयर तो काम पे गया था, लेकिन काम करने के बाद वो आया होगा, उसने देखा, उसने बोला यार सारी चीज वैसी पड़ी है, उसने उससे पूछा क्यों नहीं किया तूने ये वो, कहता मैं सो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, फलाना ढिम का रीजन देने लगा। थोड़ी देर बहसबाजी हुई, फिर ये अपने काम में लग गया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानता है मैं कितनी भी बहस कर लूं काम तो वो करेगा नहीं, इससे अच्छा मैं ही अपने काम में लग जाऊं। तो दो लोन पेयर वाले तो एक दूसरे से लड़ते रह गए, लेकिन इसने समझदारी दिखाई, इसने अपना काम चालू कर दिया, इसलिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इतना रिपल्शन नहीं होगा। फिर आते हैं लास्ट में दो बॉन्ड पेयर, दोनों काम वाले, दोनों सुबह काम पे गए, शाम को वापस आए, दोनों ने बोला यार काम करना है, आधा आधा बांट लो, दोनों कर लेते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा, लोन पेयर, दो निखट्टू। फिर एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक कामचोर और एक काम वाला। फिर सबसे कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर में। ये 5 पोस्टुलेट्स हैं किसके, VSEPR के, जो अपन को देखने को मिलेंगे, जो अपन को देखने हैं। इसके बाद अपन जाते हैं किस पे, शेप वगैरह पे, कि शेप कैसा बनेगा, शेप कैसा बनेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट ये पॉइंट लिखिए, फिर इसके चलिए। तो पांचों पॉइंट मेरे हिसाब से तो क्लियर होंगे सबको, है ना। बहुत बेसिक से पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपन को सारे शेप्स को अच्छे से समझना है तो ये पांचों पॉइंट्स अपन को आने चाहिए। पेपर में वैसे तो सीधे सीधे पूछ लेता है VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स वगैरह बताइए। तो जो शेप्स हैं वो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, तो इसीलिए भैया सब तैयार रहे नेक्स्ट वाली क्लास के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको शेप समझने आने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा क्यों?